कहते हैं कि कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता, और इस घटना में बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक आज से 10 साल पहले दिन शनिवार 8 मार्च 2014, और किसी भी साधारण दिन की तरह ही वो दिन भी बिल्कुल साधारण सी थी। कुछ 227 पैसेंजर्स और 10 क्रू के साथ रात के 12:41 पर मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से फाइनल प्रोसीजर पूरी करके टेक ऑफ करती है बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। पर उड़ान भरने के 30 मिनट के बाद ही विमान का संपर्क ATC से टूट जाता है और वो रडार से भी गायब हो जाती है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल रूह को हिलाकर रख देने जैसा था, और कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब न ही उस वक्त किसी के पास था और न ही आज किसी के पास है। पर कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आए जिसने इस घटना को समझने के लिए थोड़ा और आसान बना दिया कि आखिर क्या वजह रही थी इन सब के पीछे, जो कि फ्लाइट MH370 का सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिल सका, जबकि इसे सिविल एविएशन में आज तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सर्च ऑपरेशन के लिए भी जाना जाता है। तो पहले समझते हैं उन सवालों को कि आखिर वे कौन से सवाल थे जो आज तक सुलझाए नहीं गए। सबसे पहला सवाल सबके लिए ये था कि क्या सच में प्लेन क्रैश हो गई थी, या फिर क्या प्लेन में किसी तरह की कोई अंदरूनी खराबी हो गई थी, या कोई सोची समझी साजिश थी किसी की। तो चलिए एकदम शुरुआत से जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। घड़ी पर वक्त हो रही थी रात के 12:41 और फ्लाइट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। उस वक्त तक सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। कुछ वक्त के बाद लगभग 1:20 में फ्लाइट से नॉर्मल मैसेज कन्वे किया जाता है मलेशियन एयरलाइन को, और वो ये बताते हैं कि अब वो वियतनामीज एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, और शायद ये आखिरी बार MH370 ने किसी से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इसके आगे की जिम्मेदारी वियतनामीज एयर स्पेस वालों की थी, जो कि फ्लाइट के डायरेक्शन और एल्टीट्यूड को सही से गाइड करना था। पर कुछ वक्त के बाद वो ये नोटिस करते हैं कि उनके रडार में फ्लाइट MH370 दिखाई नहीं दे रही है, और न ही प्लेन से कोई संकेत मिल रहा है। तब तक वो इस चीज़ को नॉर्मल समझ रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता है कि फ्लाइट से कनेक्शन टूट जाता है मगर फिर कुछ देर में संपर्क बना लिया जाता है। मगर काफ़ी वक्त निकल जाता है, फिर भी MH370 रडार में नहीं आती है। इस चीज़ को नोटिस करके वियतनामीज एयर स्पेस ने मलेशियन एयर ट्रैफिक को सूचित किया कि MH370 हमारे रडार पर नहीं है, मगर मलेशियन एयरलाइन भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं, और देखते ही देखते सुबह के 6 बज जाते हैं। और अब जब फ्लाइट बीजिंग एयरपोर्ट में अपने निर्धारित समय पर लैंड नहीं करती है, तो फिर लोगों को समझ आता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। वो लोग तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। एक टीम रेस्क्यू प्लेन को लेकर निकलती है, और दूसरी टीम नेवी की समुद्र के रास्ते प्लेन को ढूंढने के लिए निकलती है, मगर उन्हें भी कोई सुराग हाथ नहीं मिलता है। तभी अचानक कुछ दिन के बाद ये बात सामने आती है कि 8 मार्च की रात को वियतनामीज रडार से प्लेन का संपर्क टूटने के बाद प्लेन को एक मलेशियन मिलिट्री रडार ने ट्रैक किया था, परंतु वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में। तभी उस वक्त लोगों को ये समझ आता है कि शायद वो गलत दिशा में फ्लाइट को ढूंढ रहे हैं। फिर एक दूसरी टीम को नियुक्त किया जाता है, और वे लोग मिलिट्री रडार के मुताबिक सर्च अभियान को शुरू करते हैं, मगर उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिलता है। इस बीच 15 मार्च को एक नई थ्योरी सामने आती है, और लोगों को ये पता लगता है कि फ्लाइट का रडार से संपर्क टूटने के बावजूद वो आसमान में 7 घंटों तक उड़ रही होती है। दरअसल ये जानकारी एक इमरसैट सैटेलाइट के जरिए हासिल हुई थी, जिसने आखिरी बार MH370 को सुबह के 8:11 पे कॉन्टैक्ट बनाने के वक्त रिकॉर्ड किया था, मगर वो असफल रहे थे क्योंकि प्लेन की कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गई थी। और ऐसा एक बार नहीं, MH370 ने कुछ 7 बार कोशिश करी थी, मगर हर बार वो असफल हुए थे। तभी खोज अभियान में कुछ और भी सुराग सामने आते हैं, जो कि और भी ज्यादा चौंका देने वाले होते हैं। अब ये पता चलता है कि जिस वक्त फ्लाइट वियतनामीज एयर स्पेस में थी, उस वक्त फ्लाइट को 90 डिग्री में घुमाकर दूसरी डायरेक्शन में मोड़ा गया था। तो अब सवाल ये थे कि अगर फ्लाइट में कुछ दुर्घटना हुई होती तो ऑटो पायलट मोड में हवाई जहाज बीजिंग की तरफ ही जानी चाहिए थी, न कि वो अपनी दिशा को बदलती और दूसरी तरफ अंडमान सी होते हुए दक्षिण की ओर जाने लगती। तो ये बात साफ हो गई थी कि पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट के डायरेक्शन को चेंज की थी, मगर ऐसा क्यों? आखिर ट्रेस लोकेशन MH370 की इंडियन ओशियन के पास थी, अंडमान सी के नजदीक। लोग ये समझते हैं कि शायद ये प्लेन
वहां पर जाकर क्रैश कर गई होगी, परंतु एक भी सुराग ऐसा नहीं मिला होता है जो इस बात की गवाही दे कि प्लेन सच में क्रैश हुई है। तो अब जो सवाल थे वो कुछ हद तक साफ होने लगे थे, जैसे कि प्लेन में अंदरूनी खराबी होने की आशंका को अब नजरअंदाज किया जा चुका था। साथ ही साथ प्लेन को हाईजैक करने की बात को भी अब कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा चुका था, क्योंकि अगर प्लेन हाईजैक हुई होती तो लोग सामने आते और उस बात को स्वीकार करते। अब सवाल सिर्फ एक ही थे कि आखिर फ्लाइट MH370 ने अपना निर्धारित रूट को क्यों बदला और ऐसा क्यों किया होगा। इसके बाद काफी सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए और अप्रैल 2014 में सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह से डीप ओशन सर्च में फोकस कर दिया गया और ये बन गया दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। 3 साल बाद और तकरीबन $200 मिलियन खर्च करके ये सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, मगर अब भी कुछ पता नहीं लग पाया। और इसके कुछ महीनों बाद पहली बार एक सुराग हाथ लगता है। ये थी प्लेन का टूटा हुआ एक हिस्सा। ये प्लेन का फ्लैप का हिस्सा था जो कि बहता हुआ आइलैंड ऑफ रियूनियन में पाया जाता है और ऐसे कुछ और 18 हिस्से पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तो अब ये बात साफ हो गई थी कि प्लेन क्रैश हो चुकी थी, मगर अब भी सवाल एक ही थी कि आखिर ये कैसे हुई। तभी इधर मलेशियन पुलिस ने भी अपनी एक टीम बनाई और जांच शुरू की और उन्हें कुछ और सबूत मिले। उन्हें यह पता लगा कि फ्लाइट में 2 लोग नकली पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे, मगर फिर भी ये भी पता लगा कि वे दोनों लोग यूरोप में सेटल होना चाहते थे। तो उनके इस हादसे के साथ किसी भी तरह का संबंध होना महज सिर्फ एक इत्तेफाक था। तभी उन्हें फ्लाइट के कप्तान पर भी शक हुआ और कुछ ये भी सामने आया कि शायद पायलट की दिमागी हालत सही नहीं थी। ऐसा उन्होंने बताया कि उनके परिवार में कुछ वक्त से निजी समस्याएं चल रही थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में थे। साथ ही साथ उन्हें सुसाइडल टेंडेंसी भी थी, मगर इन सब बातों का भी कोई पुख्ता सबूत कभी न मिल सका और ये सब बातों को भी उनके खुद के परिवार ने कभी नहीं स्वीकार किया। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जो इस सारे सर्च मिशन और इन्वेस्टिगेशन से अलग हटकर सामने आता है। जी हाँ, दरअसल MH370 के कप्तान के घर में एक फ्लाइट सिम्युलेटर पाया जाता है। फ्लाइट सिम्युलेटर एक तरह का आप वीडियो गेम कह सकते हैं, जिसपे कि आप घर बैठे फ्लाइट चलाने का अनुभव कर सकते हैं। और उस सिम्युलेटर को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान सबसे चौंकाने वाली चीज जो निकलकर सामने आती है वो यह थी कि कप्तान ने उस सिम्युलेटर में बिल्कुल उसी रूट की प्रैक्टिस कर रखी थी जो कि उस रात फ्लाइट MH370 ने ली थी। तो अब क्या इससे भी महज एक संयोग कहा जाए या फिर कुछ और, क्योंकि किसी भी फ्लाइट में 2 ट्रांसपॉन्डर लगे हुए होते हैं जिनका काम होता है कि अगर फ्लाइट का कनेक्शन या कम्युनिकेशन में खराबी आए तो भी ट्रांसपॉन्डर सिग्नल ATC को भेजता रहे। मगर उस रात ट्रांसपॉन्डर भी काम नहीं कर रहे थे, यानी कि किसी ने मैनुअली सिग्नल को बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, कप्तान ने एयरप्लेन के इंजीनियर से कुछ हफ्ते पहले काफी लंबी बात की थी और ये एक बार नहीं काफी बार हुई थी, जो कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं कर रखी थी। इसके साथ ही जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि टेक ऑफ से ठीक पहले कप्तान ने कॉकपिट में ऑक्सीजन रिफ्यूलिंग के वक्त नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन अपने कॉकपिट में डलवाई थी, ताकि कॉकपिट का ऑक्सीजन लंबे समय तक यूज किया जा सके। और जिस तरह से फ्लाइट ने अपना रूट बदला था वो भी इस बात का संकेत था कि ये किसी ट्रेन्ड पायलट ने मैनुअली करा है। और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने निकल कर आई। यूरोपियन न्यूज एजेंसी मिरर के मुताबिक ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि ये फ्लाइट के कैप्टन ने जानबूझकर एक प्लान्ड सुसाइड मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने ये सोच समझकर इंडियन ओशियन में जाके प्लेन को क्रैश करवाया और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उन्हें कितने फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उन्होंने उस तरह रूट को चेंज किया और वो प्लेन को क्रैश कर देते हैं। हालांकि फिलहाल मलेशियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कहा है कि वे लोग दोबारा से फिर से इन सारे चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और फिर से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करवाएंगे। और उन्होंने MH370 में मारे गए यात्रियों के परिवार को आश्वस्त किया है कि वो इस बात का पता लगाएंगे और जो लोग भी इन सब के पीछे हैं उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो MH370 की घटना को समझने के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नए अनसुलझे फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।